नाजरीन आदाब। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा अदबी फेस्टिवल जो 24, 25, 26 और 27 मार्च इन 4 दिनों में शाहजहानाबाद पर हो रहा है। और इसमें आपने 24 तारीख को इसका इनाग्रल सेशन जो था, इफ्तिताही इजलास, उसे सुना और देखा। उसके बाद कल हमने पूरा दिन 25 तारीख को मुख्तलिफ मौज़ूआत पे शाहजहानाबाद को ज़ेर बहस हम लाए और उस पर गुफ्तगू हुई, जिसे आपने सुना। और बहुत कामयाब सेशंस हुए जिनको हज़ारों की तादाद में सुना गया। और आज 26 तारीख को हम अपने निहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शाहजहानाबाद के हवाले से शाहजहानाबाद की 2 सदियाँ, सकाफ़त, रियाया और सलातीन 18वीं और 19वीं सदी, इस पर आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से आपके सामने हाजिर होंगे। और आज का ये पहला सेशन जो शाहजहानाबाद की समाजी ज़िंदगी 18वीं सदी में, इस मौजू पर हम आपके सामने हाजिर हैं। और हमारे साथ हमारे निहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अताउल्लाह साहब और मोहतरमा फौजिया साहिबा, उज़्मा साहिबा, डॉक्टर उज़्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और ये उज़्मा साहिबा का बुनियादी तौर पर सोशियोलॉजी इनका मैदान है, मगर इनका तारीख़ से एक लगाव है। तारीख़ का इन्होंने गहरा मुताला किया है और उस पर इन्होंने काफ़ी, शाहजहानाबाद की तारीख़ पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। आज ये हमें बताएंगी 18वीं सदी की समाजी ज़िंदगी के बारे में। और अताउल्लाह साहब बाकायदा तारीख़ के तालिबे इल्म हैं और उन्होंने तारीख़ के मौजू पर PhD की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और इन दिनों जाकिर हुसैन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से तारीख़ पढ़ाते हैं। मैं आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करता हूँ। ये हमारे आज के स्पीकर हैं इस सेशन के, और इस सेशन को जो चलाएंगे सत्यम बुनियादी तौर पर एक जर्नलिस्ट हैं, मगर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ इनको तारीख़ से और अदब से ख़ासा लगाव है। और ये शाहजहानाबाद से तो इनको जितना गहरा लगाव है, जितना मुताला उसका करते रहते हैं, वो आज के सेशन से आपको अंदाज़ा होगा। अब मैं बिला ताख़ीर आप दोनों मेहमानों को, सत्यम तिवारी साहब आपके हवाले कर रहा हूँ, अपने दोनों मेहमान, और आज इस सेशन को चलाएं और इसकी इब्तिदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तालिफ भाई। हाजरीन आदाब, स्वागत है उज़्मा जी आपका, अताउल्लाह जी, बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। और आज जैसा कि हम समाजी जिंदगी पर बात करना शुरू कर रहे हैं, तो बगैर तमहीद के मैं पहला सवाल उज़्मा जी आपसे करना चाहूंगा। जब हम समाज की बात करते हैं और शाहजहानाबाद के समाज की बात करते हैं, तो हमारे जहन में जो शाहजहानाबाद का जो स्ट्रक्चर बना था, एक वर्ल्ड सिटी थी, उसमें कई सारे कूचे थे, मोहल्ले थे, वहां पर लोग अलग अलग रिवायतों के लोग रह रहे थे। और जैसा कि आपका काम भी सोशियोलॉजी पर ही है, तो अलग अलग जातियों के लोग भी उसमें जो है रह रहे थे। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि किस तरीके से वो मोहल्ले का डिजाइन था, वहां पर रहने वाले लोग किन जातियों के थे, क्या उनका एक तरह से ऑक्यूपेशन अगर हम कहें, अगर कुछ रिवायती था तो वो क्या था, ये हमारे सामईन को अगर आप बता सकें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तालिब साहब का हमें शिरकत का मौका दिया, और सत्यम साहब आपका जो आपने सवाल पूछा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है कि शहर जो है, शहर का फिजिकल लैंडस्केप या फिजिकल लेआउट इस तरह से किया जाता है, वो सिर्फ एक तरह का फिजिकलिटी नहीं है, उसमें समाज की जो भी रियलिटीज हैं, जो भी सच्चाइयां हैं, वो भी एक तरह से अक्कासी करती है। तो शहर जिस तरह से बनाया जाता है, उसमें समाज की जो अलग अलग, जैसे आपने कहा, जातियां हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, उनका भी हमें दिखता है कि किस तरह से उनको शहर में किस हिसाब से उनको कहाँ पे रखा गया है। अगर हम शाहजहानाबाद की बात करें, शाहजहानाबाद जिस तरह से 1648 से शहर की तामीर हुई थी और शहर बना था, तो गालिब ने अपने एक खत में कहा है कि 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि लाल किला, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, यमुना और फूल वालों की सैर, उनके हिसाब से वो इन चीजों को शहर के हिसाब से, शहर की
जो समाजी जिंदगी थी उसके हिसाब से इसको जरूरी मानते थे। और जैसे आपने बात की शहर में जो जितने भी पेशे जिनको शहर जरूरी समझता है या उस जमाने में जिन पेशों को जरूरी माना जाता था, उनको हमेशा शहर के बीच में स्पेस दी जाती है। जैसे जितने भी बड़े पेशे हैं, सुनार हैं, महल में काम करने वाले लोग हैं, जितने बड़े अमीर हैं, उन लोगों को मोस्टली शहर के बीच में रखा जाता है। और जितनी भी पेशे जो कि फिजिकल लेबर के साथ इन्वॉल्व है, उनको हमेशा शहर के आउटस्कर्ट्स पे रखा जाता है। तो अभी भी हम ये देखते हैं कि जितने भी शहर के दरवाजे हैं, तो तुर्कमान दरवाजा था, दिल्ली गेट था, कश्मीरी गेट था, लाहौरी गेट था, जितने भी मोरी गेट, जितने भी दरवाजे थे शाहजहानाबाद के, वहां पे भी हम देखते हैं कि जितनी भी पेशे और ऑक्यूपेशंस, जहाँ पे जो जातियां आपने कहा, जो कास्ट थी, वो वाले कास्ट जो कि ज्यादातर काम फिजिकल लेबर से करते थे, जैसे तेली हो गए, हसाई हो गए, इस तरह की जो कास्ट थी, उनको हमेशा शहर की बाउंड्री पे रखा जाता था। और अब जो हम देखते हैं कि शहर की बाउंड्री जिस हिसाब से बनी हुई थी, जिस तरह से वो फसील शहर कहलाता था, तो फसील एक तरह से आज काम करती है कि शहर जो शाहजहानाबाद का है वो नई दिल्ली में स्पिल ओवर ना कर जाए या इस तरह से कहीं उस पे आ ना जाए। तो उस पे तहसील जो है वो एक काम करती है बाउंड्री का, कि पुराना शहर नए शहर से अलग रहे। हमारा काम मोस्टली तुर्कमान गेट पे था, हमारी पीएचडी तुर्कमान गेट पे थी, उसके बाद हम काम करते रहे हैं। अभी हमारा काम जो है हम कर रहे हैं कि जितने भी पुराने रिवायती पेशे थे, वो अगर आज के जमाने में है तो वो किस हाल में है। जैसे बिजली हो गए, बिजली का काम था शहर में पानी पहुंचाने का। अब एक जमाने में जाहिर है कि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, बहुत ही जरूरी काम था, इसके बिना तो नहीं काम होता है, पानी के बिना क्या काम हो सकता है। आज के जमाने में कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, उनका आज के जमाने में हम देखते नहीं है कि उनका कोई काम है। तो इस वक्त शहर शाहजहानाबाद में सिर्फ एक कुआं है जो कि सूफी सरबत की दरगाह है, और वहां पे ये दो भाई रहते हैं भिश्ती, जो अभी भी भिश्ती का ही काम करते हैं। उसके अलावा अभी कोई भिश्ती नहीं है शहर शाहजहानाबाद। तो आई गेस आई स्टॉप जी। आप बताएं। जी अताउल्ला जी, मेरा आपसे जो सवाल रहेगा, जब हम एक तरह से जब समाज की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो लाल किला था वो केंद्र रहा कई मतलब पूरी जो मुगल डायनेस्टी है तब तक, लेकिन जो 18वीं शताब्दी हुई, जो 18वीं सदी थी, उसने एक तरीके से मुगल सल्तनत का जो है डिक्लाइन भी देखा। हमने देखा कि नादिर शाह ने इन्वेड किया, फिर 1757 हुआ, अंग्रेज भी तब तक आ गए थे, और उसके बाद कई सारी चीजें जो हैं बिगड़ती ही चली गई मुगल सल्तनत के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि किले के अंदर क्या हो रहा है, और किले से जाहिर तौर पर कई लोग जो है जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियली भी जुड़े हैं, और उनका एक समाजी जो जीवन है वो भी किले से अफेक्टेड चल रहा है पूरे शहर का, क्योंकि वही किला पहले बसा, उसके बाद शहर को उसके इर्द गिर्द जो है पूरा बसाया गया। तो जब हम किले पर हो रहे हमलों के बारे में बात करते हैं, या फिर किले के अंदर जो गहमा गहमी चल रही है जिसको हम कहें, तो उसका क्या असर रहा समाज पर, और क्या समाज में भी कुछ एक तरह से डिक्लाइन आया, या समाजी जिंदगी जो पहले शाहजहां के टाइम पर बहुत पीसफुल चलती थी उसमें कुछ फर्क आया? इस सब के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। शुक्रिया सत्यम जी आपका। और मैं पहले तरक्की अंजुमन उर्दू हिंद और तालिब साहब और अतर फारूकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ममनून है कि उन्होंने मौका दिया मुझे शाहजहानाबाद पे बोलने के लिए। जैसा कि आप ये 18वीं शताब्दी जो पीरियड है, ये काफ़ी जिसमें नादिर शाह का हमला है और भी बहुत सारे जो है एक तरह से हंगामा खेज जो है ये सदी मानी जाती है। और दिल्ली जो है शाहजहानाबाद ये दारुस सल्तनत थी। और किले पे हमला क्या, पूरे शहर पे ही हमला था, पूरे उसके कल्ब पे हमला था। ये जितने भी हमला हुए ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि पूरे दारुस कैपिटल सिटी पे हमला था। तो इसमें जो समाजी जिंदगी है, बड़ी अजीब बात है कि जैसे आपने कहा कि शाहजहां के पीरियड में या औरंगजेब तक जो है जो समाजी जिंदगी थी
18वीं शताब्दी में तरीके से ये हैजान बरपा है ये पूरी सदी में पॉलिटिकल लेवल पे, उसी तरीके से समाज के अंदर एक बड़ा तनाव देखने को मिलता है। और ये तनाव जो है आपको जो समाज के अंदर है, ये एक तरह से आपको जो मुगलिया सल्तनत के दौरान जो कल्चर चला आ रहा था, जिसे इलीट कल्चर कहते हैं, पेशे शरीफ भी कहते हैं, मतलब इसके अलग अलग तरह से इनके नाम जो है मौजूद हैं सोर्सेज में, कि जो ये इलीट कल्चर था उससे एक तरह से अब क्योंकि ये पीरियड जो है आपको डिक्लाइन का पीरियड भी माना जाता है और डिक्लाइन दिख भी रहा है, उसके असरात जो समाज के ऊपर हैं वो भी बहुत ही वाज़ेह हैं। उसमें जो एक तरह का जो ये तनाव जो है, ये जो टेंशन है, जो वो एक, कई लोग इसको कहते हैं ये एक चेंज भी है, एक ये शिफ्ट हो रहा है कि पुराना कल्चर जो है वो जो शरीफाना कल्चर जो एक था, और ये एक दूसरा जिसमें इसमें कुछ टर्म जो है लो बॉर्न द राइज, मतलब एक तरह से उनकी जो है वो लोग ऊपर आ रहे हैं नीचे से, उसका जो है एक जिक्र जो है बहुत वाज़ेह है। उस जिक्र में जो हालात इसकी हैं, उसको जो है बहुत सारे, जैसे इनॉग्रल लेक्चर में इरफान साहब ने जाफर जटली का भी जिक्र किया था कि जाफर जटली तो ये एक और जो पीरियड बटा है नादिर शाह का इन्वेजन का, कि जो 1739 और उसके बाद का पीरियड, कई मानते हैं कि उससे पहले इरफान साहब ने भी कहा था कि उस पीरियड में जो माशी ज़िंदगी है बहुत प्रॉस्पेरिटी तो नहीं कह सकते, मगर ठीक ठाक जो है वो चल रही थी। मगर समाज के अंदर जो टेंशन है और औरंगजेब के मरने के बाद जो हालात हैं, तो उसको एक नादिर शाह के हमला तक, और नादिर शाह के हमले के बाद कई हमले दर पे हुए, जिसमें जाट मराठों का, अहमद शाह अब्दाली का, तो ये पूरी सदी जो है, ये पूरी सदी है। और हमारे पास जो है जो इस पीरियड के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज में ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिकल नरेशंस है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जो है। और मगर हमारे पास जैसे दरगाह कुली खां का भी जिक्र आता है। दरगाह कुली खां जो है, ये कहा जाता है कि उसमें भी एक थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या, मतलब एक कि नादिर शाह के हमले के दौरान दरगाह कुली खां यहाँ थे, या जस्ट उसके हमले के बाद जो है तो ये एक जो माना जाता है कि दरगाह कुली खां जस्ट हमले के बाद जो है दरगाह कुली का एक अकाउंट है। तो वो सारे जो डिस्क्रिप्शंस है, मैं उसमें आगे ना जाके मैं यहाँ पे जाफर जटली के बारे में बता रहा था कि जो रिमार्क्स जो शुरू होते हैं, उसमें जाफर जटली ने उस हालात जो है, जो उमरा के जो हालात थे, जो शरीफ शुरफा के हालात थे, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। मैं एक सुना देता हूँ जरा सा, दो तीन लाइन है उनके जो है कि गया इखलास आलम, हाँ जी, गया इखलास आलम से अजब ये दौर आया है, डरे सब खल्क जालिम से अजब ये दौर आया है, न यारों में रही यारी न भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी अजब ये दौर आया है, हुनरमंदाने हर दाई फिरे दर दर बसदाई, रजल कौमों की बनाई अजब ये दौर आया है। तो ये रजल कौमों की बनाई, ये जो रजील जो टर्म यूज किया है, जो ये जो है ये एक तरह से जो है जो नए तबके जो उभर रहे हैं, और वो सारे पेशे इख्तियार कर रहे हैं, जिसपे एक तरह से जो है मोहर लगी हुई थी शुरफा कि ये पेशे शरीफ है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा हमें जो है हमें दिखता है। सौदा के भी जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा हमें, और ये टेंशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है शायरों की जो पोएट्री थी, उस पोएट्री में ही जो है ये हमें सिर्फ देखने को मिलती है, बल्कि उस वक्त के अकाउंट में भी जा बजा, बहुत ज़्यादा तो डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैं थोड़ा आपको इसके बारे में, जैसे कि लाल कुंवर के बारे में हम लोगों ने सुना है कि लाल कुंवर जो है मंजूर नज़र थी बादशाह की, तो लाल कुंवर के जितने दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, उनको जो है बड़े बड़े मनसब जो है दिए जाने लगे, और वो मनसब जो कि पहले सिर्फ शुरफा या जो नोबल्स थे उस टाइम के, प्रिंसेस थे, उनके लिए जो है मखसूस था। उसमें जो है एक खातून ज़ुहरी का भी जिक्र मिलता है कि जो सब्जी फरोश थी खातून,
और उनको तबाई ने जो है गुलाम हुसैन तबाई ने उसका जिक्र किया है कि लाल कुंवर की दोस्त थी, मगर जो है उसको बादशाह ने जो है बड़ा मनसब दिया। उसके अलावा जो है खाफी खान भी कहते हैं कि लाल कुंवर के जो रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, उनको बहुत 5,000 से 5,000 4,000 का मनसब जो है दिया जाने लगा। उसके साथ साथ हाथी जो है, हाथी ये सब जो गिफ्ट होते थे, कुछ गिफ्ट जो है वो स्टेटस बताते थे कि आपके सोसाइटी में क्या मकाम है। तो मनसब 4,000 और 5,000 का मनसब ये जो है बहुत ऊंचे ओहदेदारों को दिया जाता था। तो उसमें हाथी, केटल ड्रम, जेवलरी, ये सब भी जो है आपको लाल कुंवर के जो रिलेटिव्स थे उनको दिया जाने लगा। कहते हैं कि कुछ म्यूजिशियंस थे जो लाल कुंवर से के दोस्त थे, जिनको 8,000 9,000 का मनसब दिया गया। उसके अलावा भी जो उसके अलावा बस एक चीज मैं इसको खत्म करूंगा, है तो बातें बहुत सी करने को, मगर मैं सिर्फ एक के ये जो ये टेंशन है, जो जिस तरह का जिक्र है, बहुत रेंज में जिक्र है, जटल्ली से लेके और सौदा तक, मीर, हातिम, सौदा, इन सब लोगों ने इस चीज का जिक्र किया है। और उसको जो है उस वक्त के खाफी खां हैं, तबाई हैं, इन लोगों ने, जिसमें एक खास जिक्र है। वो जिक्र ये है कि वो लिखते हैं कि जो एरोगेंस जो है, ये नए जो क्लास जो उभर रही है, उनका एरोगेंस इतना बढ़ गया है, इतने मगरूर हो गए हैं वो लोग कि खुशाल खान का एक जिक्र है जो लाल कुंवर का भाई है। उसने एक बहुत ही मौजिज खातून से जो है से उसको मोहब्बत हो जाती है, और वो इतना ज़्यादा मोहब्बत जो है वो दीवानगी इख्तियार कर लेती है। तो उसमें उस वक्त के जो नोबल थे जुल्फ़िकार खां, वो जो है उसमें फिर आते हैं, तब जाके वो मसला जो है निपट जाता है। और यहीं पे बस यहीं मैं ये खत्म करता हूँ कि जुल्फ़िकार खां इतना ज़्यादा इससे दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने एक बार बादशाह से कह दिया कि ऐसा कीजिए बादशाह सलामत, आप हमें 1,000 गिटार गिफ्ट कर दीजिए। तो बादशाह सलामत ने कहा ऐसा क्यों? बोले जब आप गिटार बजाने वाले को मनसब दे देंगे तो हम क्या करेंगे। उसमें जी जो आपने बात की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उसमें हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जो आपने बात की समाजी उथल पुथल की। उस जमाने में जिस तरह से समाजी उथल पुथल चल रही थी, और जो एरोगेंस था एलीट्स का, जो आप कह रहे हैं, जो बड़ी ऊंची जात वाले लोग थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि नीची जात के लोग जो है वो ऊपर आ रहे। तो उसमें एक मिर्जा खान दाग का एक छोटा सा खेत है, जगह जगह के जमींदार डर की सूरत, जगह जगह के जमींदार दाद की सूरत, चढ़े ही आते थे सर पर बुखार की सूरत, बला की कम न थी एक एक गवार की सूरत। तो जिस तरह से जिन सोल्जर से टेक ओवर किया था किले को, और उसके बाद जिस तरह से समाज चेंज हो रहा था, जिस तरह से लोअर कास्ट को देख रहे थे, जितने भी बड़े मनसबदार लोग थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था उस सारी उथल पुथल को देख के उसके ऊपर रिएक्ट करना, और किस तरह से वो लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे। और शहर की जिस तरह से बात की जाए, शहर जिस हिसाब से वहां पे जबान और तहजीब का बोलबाला था, कि जो वहां पे वेटर्स थे, जो कपड़ी बेचने वाले, जो कबाब बेचने वाले, वो भी जिस तरह से पोइट्री करते थे। एक छोटी सी लाइन, दिल्ली जो एक शहर था, उसमें जी एक छोटा सा खता है कि कुंदन को शर्माती है, कुंदन को शर्माती है, जोबन को चमकाती है, कुंदन को शर्माती है, जोबन को चमकाती है, अच्छे मुंह को सुहाती है, गोरी जब चबाती है, तो आग बरसाती है, ले लो गोरी के लिए फुलौरी। तो जिस हिसाब से जबान की, जिस रिचनेस की आप बात करें, शाहजहानाबाद में जो कल्चर था, वो तो मुझे पता ही है कि गालिब और मीर का शहर था, लेकिन सिर्फ गालिब और मीर तक महदूद नहीं था। वो जो जबान की रिचनेस है, वो हमें सड़क पे चलने वाले लोगों में भी दिखती है, कि वो लोगों की जो पैकर है, वो भी किस तरह से कुछ पोइट्री का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीजें बेचने के लिए। जी सके।
जी। मेरा अगला सवाल आप ही से है इसको लेकर के, ये जो हैजान जो बरपा, जैसा कि अताउल्लाह साहब कह रहे हैं, और इसमें हर ट्रेडिशंस पर भी और हर ऑक्यूपेशंस पर भी जाहिर तौर पर अटैक हुआ ही होगा, क्योंकि जब समाज पर अटैक हुआ तो सबके काम पर भी असर पड़ा होगा। एक खास तरह की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो महिलाएं ऑक्यूपेशन में जो है इन्वॉल्व थी, मान लीजिए अगर हम उनको एक तरह से उस खास तबके को अगर हम देखें, जैसे रक्कासाएं थी जो महल के अंदर भी जिनका काम रहता था और महल के बाहर भी जिनका काम रहता था, या फिर जो कोठे अगर चलते थे, तो उन पर क्या असर हुआ? क्योंकि पहले जब मेरे ख्याल से जब पीसफुल रहा होगा तो ये कुछ जोर जबरदस्ती वाली एक बात होती है, जो जब अगर कोई सेना अटैक करती है तो महिलाओं पर अटैक करना ये हमेशा से हर दौर में और हर एम्पायर में देखा गया है। तो उनके प्रोफेशन के बारे में अगर आप कुछ बता सके कि उसमें क्या अगर कुछ असर पड़ा तो। देखिए, शहर जिस हिसाब से और जिस प्रॉब्लम और डिक्लाइन और जवाल से गुजर रहा था, उसका सब पे असर था, औरतों पे भी खास असर था। और किसी भी डिस्टर्बेंस के पीरियड में अगर हम देखें तो औरतों के ऊपर उसका ज्यादा असर होता है बनिस्बत आदमियों के, क्योंकि अगर घर लुटता है तो औरत जो है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है चीजों को लेकर। आपने जैसे बात की रक्कासाओं की, शहर जो बना उसमें हम एक चीज हम जो नहीं देखते हैं वो ये कि अक्सर जो भी शहर के बनाने वाले हैं उसमें औरतों का भी एक खास रोल था। शाहजहानाबाद में भी जैसे एक कुत्सिया बेगम थी, कुत्सिया बेगम का अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका बैकग्राउंड है कि कुत्सिया बेगम जो है वो एक्चुअली उधम भाई के नाम से मशहूर थी। और तो ये जो कुत्सिया बेगम थी ये वो अहमद शाह की वालिदा थी, बादशाह अहमद शाह की। और वो जो है वो रक्कासा थी, उनका नाम उधम बाई था। जब वो बादशाह से उनकी शादी हो गई तो उनका नाम कुत्सिया बेगम पड़ गया। और वो कुत्सिया बाग एक पुरानी दिल्ली में है, जो कि 1848 में उन्होंने वहां पे बनाया था। उसमें मस्जिद है और कुछ बिल्डिंग्स है, तो उसको भी 1857 में काफी रेविट किया गया। तो कुत्सिया बेगम भी एक बनाने वाली थी। हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि जब हम शहर के बनाने वालों की बात करते हैं, शाहजहानाबाद में शाहजहां ने शहर बनाया, पर उसके अलावा काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो अलग अलग लोगों से एसोसिएटेड है। कुत्सिया बेगम एक थी और वो पहले रक्कासा रही थी, बाद में वो बादशाह की बेगम बन गई, बादशाह की माँ बन गई। अहमद शाह उनके बेटे जो है वो जब बादशाह बन गए तो और उनकी जो पावर है वो और ज्यादा हो गई। इसके अलावा एक मुबारक बेगम है। मुबारक बेगम 1822-23 में उन्होंने मस्जिद बनाई थी, जो कि चावड़ी बाजार जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, उसके पास है। तो ये जो मुबारक बेगम ने जो मस्जिद बनाई थी इसको आज भी कहा जाता है रंडी की मस्जिद, क्योंकि मुबारक बेगम जो है उनकी डेविड ऑक्टरलूनी से शादी हुई थी। और उनका भी उस जमाने में काफी दबदबा था। और जब उनकी शादी हो गई इन अंग्रेज जनरल के साथ, तो उसके बाद उनका जाहिर है काफी मर्तबा बढ़ गया। और उसके बाद उन्होंने वहां पे अपने हस्बैंड के नाम पे काफी, उनके नाम पे ये भी है कि उन्होंने काफी ब्राइड्स दी अपने हस्बैंड के नाम पे, और उन्होंने अपने नाम से काफी सारी चीजें शुरू की। तो मुबारकबादी मस्जिद जो है उसको फिर भी मुबारकबादी मस्जिद नहीं कहा जाता, रंडी की मस्जिद भी कहा जाता जी। और हम बता दें एक और जो काफी मशहूर है, हम जिसको भागीरथ पैलेस के नाम से जानते हैं। तो भागीरथ पैलेस जो बनाया था वो बेगम समरू ने बनाया, और बेगम समरू का भी सिमिलर बैकग्राउंड है। वो भी रक्कासा थी। उन्होंने जो है सॉम्बर जिनको कहा जाता है, वो अंग्रेज सोल्जर थे, वॉल्टर रेन, हाँ, और उनको उनका नाम कुछ सॉम्बर पड़ गया था बिकॉज ही वाज अ लिटिल डार्क, लेकिन उनको समरू कहा जाता था। तो वो बेगम समरू जब बन गई, जब उन्होंने शादी कर ली, तो वही हुआ कि ब्रिटिश जिस तरह से दबदबा था शहर पे, तो उनके पास भी काफी रसूख आ गया। उन्होंने भी अपने नाम से चीजें बनवाई, बिल्डिंग्स बनवाई। और भागीरथ पैलेस जो आज भी है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि वहाँ का आर्किटेक्चर अलग है, इसमें हमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस दिखता है।
जिस तरह से आप अगर गए हैं तो भागीरथ पैलेस की जो एक कमरू वाली स्पेस है, और ये जो है शिफ्ट हो गई थी मेरठ की तरफ, तो मेरठ में मेरठ के पास वहां पे भी इनकी बनाई हुई काफी सारी चीजें आज भी देखी जा सकती हैं। तो हमें आर्किटेक्चर में वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि इससे पहले तक तो आज के जमाने में अगर आप शाहजहानाबाद देखें तो आर्किटेक्चर में जो वहाँ की बिल्डिंग्स है उसमें आपको मुगल इन्फ्लुएंस तो है ही, चाहे जो पुरानी बिल्डिंग्स है उसमें हमें मुगल आर्किट वगैरह दिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी दिखता है, फिर मॉडर्न इन्फ्लुएंस और अब तो पोस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंस भी दिखता है। कि शहर आज के जमाने में अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडस्केप है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो खुद किले के अंदर भी अगर जैसे हम एंट्री करते हैं वहां पर भी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हमको नजर आ जाता है, और उसके अंदर भी जो बैरक्स वगैरह बने थे बाद में। तो यही हम अंग्रेजों की अगर बात करें अताउल्लाह साहब, तो 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फॉर्म हो गई थी। तो जब दिल्ली तक उसका असर अंग्रेजों का किस दौर में पड़ना शुरू हुआ, और कब जो है उसके समाज पर, दिल्ली के शाहजहानाबाद के, मतलब जैसे अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें जबकि गालिब थे तब तो पूरी छावनी बन गई थी और ये सारी चीजें वो कहते हैं, लेकिन उससे अगर हम 100 साल पीछे जाएं, अंग्रेज तो तब भी हिंदुस्तान में आ चुके थे, तो उनका उस वक्त में जो क्या असर पड़ रहा था शाहजहानाबाद पर और उसके समाज पर भी, इसके बारे में अगर कुछ बात आप कर सके। इस पे भी बात करेंगे अभी थोड़ा, जो इससे पहले मैं ये सब इकट्ठा कर लूंगा, बस सिर्फ मैं जी प्लीज। हाँ जी जैसे अभी डिफरेंट आपने कहा जो काम करने वाले शाहजहानाबाद में थे उनकी क्या पोजीशंस थी, किस तरीके से वो जी एक वो, और दूसरा आपने कहा कि जो है ये ब्रिटिशर्स गालिब तक, मतलब 1857 तक जो अंग्रेज के एस्टेब्लिशमेंट हो गए, मगर अंग्रेज दिल्ली में जो है दाखिल कब हुए? उनका 1757 या जो आप डेट बता रहे हैं, अगर उस वक्त जो है मगर दिल्ली में उनका जो है वो 1803 के बाद से उनकी एंट्री होती है। उससे पहले जो है, और दिल्ली का जो शाहजहानाबाद का जो समाजी जिंदगी है ये बहुत ही वाइब्रेंट कल्चर जो रहा है, मतलब ये जो कह सकते हैं इसको जवाल का, मतलब जवाल अभी हो नहीं रहा है, जैसे हम कह सकते हैं, अगर इसको हम एक तरह से एक सिलसिलेवार अगर हम देखें कि जवाल शुरू हो गया था, लोग कहते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद 1707 से जो है एक तरह से जो है कुछ, फिर 1739 का बताते हैं कि 1739 में नादिर शाह का जब इन्वेजन हुआ तो एक तरह से उस जवाल जो औरंगजेब के मरने के बाद शुरू हुआ था उस पर मुहर लग गई कि ये एक बड़ा दिल्ली में कत्लेआम हुआ, और फिर उसके बाद से लगातार जो है मराठा, जाट, अहमद शाह अब्दाली आपस के वो थे। उसके बाद फिर 1803 में अंग्रेज, फिर 1857 होता है, फिर कुछ एक सेशन में शायद 1947 तक बात गई थी कि जो है तो मैं इसमें मौके पे एक बात मेरे जहन में है कि 1947 से पहले ये जितने औरंगजेब के मरने के बाद जो एपिसोड्स हुए हैं, जो सानहा जिसको कह सकते हैं, जो दिल्ली शाहजहानाबाद ने देखा, जिससे उसकी समाजी जिंदगी पे जो असर पड़ा, उसमें जो है ये सब एक से जैसे वो कहते हैं दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो वो एक तरह से एक एक कील जो है आप उसमें ठुकती चली गई। और 47 के बाद से तो वो जो क्या था कि जो भी था अंदर था, हर तरह का तबका जो यहाँ था उसी के अंदर ये जो है आपको तनाव भी, टेंशन भी, जो भी बदलाव आ रहा था 47 के बाद से, तो शाहजहानाबाद से तो माइग्रेट चला गया ना। फिर यहाँ पे तो जो एक वो, अब आते हैं इस पे जो आपने कहा कि जो समाजी जिंदगी का जो हमारा मेन जो 18वीं शताब्दी में जो जिस तरीके की जो हालात और उस वक्त के जो लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो मीनियल क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो आम जिंदगी में जिनके जो है, जैसे हलवाई है, सब्जी फरोश है, लोहार है, ये इस तरह के जितने भी जो है आपको जो काम करने वाले लोग हैं, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, अब उर्दू लिटरेरी फेस्टिवल है तो मैं चाहूंगा कि उसको प्रोज फॉर्म में ना बल्कि जो इस तरह से पोएट्री के फॉर्म में है जो लिखा है शायरों ने, मैं वैसे ही पढ़ दूं। जैसे आपको दिया है, रजाले आज नशा बेच जर कमाते हैं, पहन लिबास जरी
सबको सज दिखाते हैं, मिस्सी पे पान को खा सुरखरू कहाते हैं, कभो कभो सितार कभी ढोलकी बजाते हैं। लोहार जोर दिखाता है अपने तले का, यहाँ दिमाग फलक पर है अब रजाले का, जुलाहे देते हैं ताना हर एक को हर बार। तो ये जो इस ये और हातिम ने भी जो है इसका जिक्र किया है उसको कि जो तिजारती जो सर्राफ थे कि रुपया अशरफी उछाले हैं रात दिन सर्राफ। सर्राफ जो बैंकिंग कम्युनिटी थी उस पीरियड में, आज भी जो है चांदनी चौक पे सर्राफा बाजार बहुत दरीबा अब में तो वो ज्वेलर्स जी मार्केट के नाम से जी। तो रुपये अशरफी उछाले हैं रात दिन सर्राफ, मुकेश वो बदले में गर्क हैं किनारी बाफ, हमेशा सोने वो रुपये में खेलता है सुनार। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है जो उस वक्त के हालात थे, और कई जगह इसके बारे में भी है कि ये भी दिया है कि जो ये थे बैंकर्स जो थे, खास के साहूकार जो थे, ये बहुत प्रॉस्पेरस थे। ये हर तरीके से जो है इनके बारे में है। मगर जो आम जो लोग थे, आम जैसे बावर्चियों के बारे में है, मतलब इसलिए कि बावर्ची इसलिए कि जितने भी तकरीब होते हैं शादी, ये बहुत ही फेमस हुआ करते थे उससे। तो बावर्ची खा के डकारे हैं अब दो प्याजा पुलाव, और अपने जोर में खाता है कागजी का ताव, सबों के बीच यहाँ सुरखरू है तांबुली, कुम्हार रखते हैं बंदूक तोप और गोली, तमाम शहर में कोठों के मालिक हैं बजाज, और आज सब में बड़े खुदनुमा हैं आईना साज। अजब ये उल्टी बही है गिनाओ दिल्ली में, अजब ये उल्टी बही है गिनाओ दिल्ली में, कि शहबाज चिड़ी मार की है अंटी में, जहां में साहिब खास खाना घास वाले हैं, जहां में साहिब खास खाना घास वाले हैं, जिन्हों के महल थे उनके खंडर के लाले हैं। तो ये एक जिसमें कि जो समाजी जो जिंदगी है, जिसमें जो एक नया जो बदलाव जो चेंज देखने को मिल रहा है, चेंज के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब चेंज कह लीजिए उसको, या जैसे वो जो इखलाकी ट्रेडिशन था, वो इखलाकी ट्रेडिशन जो है आपको एक तरीके से जो है अब उसमें एक बहुत नुमाया बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को कईयों ने जो है, ज्यादातर ने उसको जो है एक तरीके से जो है तनाव की शक्ल में देखा है कि किस तरीके से ये लोग, और जो शुराफा थे उस पीरियड में, उनके भी जैसे कि जिन्हों के महल थे उनको खंडर के लाले हैं जी, इस तरह के और भी बहुत सारे जगहों पे इनका जो है जिक्र आता है। तो ये एक पीरियड का जो है, मतलब सिर्फ एक कुछ, इसलिए कि 100 साल की सदी है, 100 साल, और वो कंटिन्यू किया। इसी को गालिब ने अपने उस पीरियड में जाके जब 19वीं सेंचुरी में जाते हैं, तो गालिब ने उसके लिए कहा है कि रिवर्स ऑर्डर जो है ना, एक बहुत बड़े लेवल पे जो बदलाव की बात उन्होंने कही थी, इसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तक जाने के बाद जो ये एक अभी एक तरह से जो है ये चेंज जो है बहुत अभी ये तनाव की जो शक्ल लिया इख्तियार कर रहा था 18वीं शताब्दी में, वो 19वीं सदी में गालिब के पीरियड तक जाके वो एक तरह से मुकम्मल हो गया, जिसको गालिब ने जो है ये कहा कि रिवर्स ऑफ ऑर्डर। तो ये उस पीरियड का उसके बाद चलिए आप फिर कुछ ये कीजिए। तो जी नहीं, आप अगर कुछ कहना चाह रहे थे तो आप कंटिन्यू कर लें। हाँ, मैं उसके बाद अभी जी बोलिए जी, आप सवाल कर लीजिए, फिर मैं उसी में यही मैं एक और जो जॉनर इसी वक्त में मेरे ख्याल से इजाद हुआ, जो इसको शहर आशोब पोएट्री जिसको कहा गया, तो उसके बारे में अगर आप दोनों में से कोई भी या दोनों ही लोग एक एक करके इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें, कुछ अगर इससे जुड़ा कुछ अगर पढ़ना चाहें उस दौर का। आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से शहर आशोब, जिस हिसाब से जिस जॉनर ऑफ पोइट्री में आपने शहर की जो भी तब्दीलियां हो रही थी, जो तफसीलात हमको मिलती हैं अलग अलग शोरा के बयानात में, अलग अलग शोरा की अलग अलग पोइट्रीज में, स्पेशली गालिब और मीर के अलावा। मीर ने जिस तरह से कहा, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब जहाँ रोजगार थे, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े तैयार। उसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अब खराबा हुआ जहानाबाद, शाहजहानाबाद को जहानाबाद कहा जाता था,
सो अब खराबा हुआ जहानाबाद, वरना हर एक कदम पे यहाँ घर था। जिस हिसाब से जो डिस्ट्रक्शन, जो डिक्लाइन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन शहर ने देखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने शहर की जिस तरह की लग्जरी खत्म हो गई है, और जो शहर था कि तस्किराए देहलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़, तस्किराए देहलिए मरहूम का, देहलिए मरहूम, सो देहलिए मरहूम का ए दोस्त न छेड़, ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़। और इसके साथ साथ गालिब फिर कहते हैं कि मुनहसिर मरने पर हो जिसकी उम्मीद। गालिब ने अपने खत में ये लिखा था। गालिब के खतूत में आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, स्पेशली उस एरा के जो 1857 के बाद उन्होंने देखा, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने उस जवाल का डिस्क्रिप्शन लिखा है। और वो जो उनकी लैंग्वेज है उसमें वो पूरा का पूरा दर्द, वो तकलीफ नजर आती है जो उन्होंने शहर जो बसा हुआ देखा था, उसके बाद जिस तरह से उसकी डिस्ट्रक्शन देखी उन्होंने। तो मुनहसिर मरने पर वो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी बेखचाटी। और इसके अलावा एक कोकब साहब है, तो ना रहा नाम को भी नामो निशाने दिल्ली, ना रहा नाम को भी नामो निशाने दिल्ली, मिट गए खाए मकी और मकाने दिल्ली। जामा मस्जिद जिसको कहते थे 5 सेंटर्स, जिस हिसाब से गालिब ने कहा था कि जामा मस्जिद एक इम्पोर्टेंट सेंटर है, जो आज भी है शहर का इम्पोर्टेंट सेंटर, और उसके हिसाब से जो ये कहते थे, जामा मस्जिद 1857 के बाद 5 साल बंद रहा, 1862 में खुला था जाके। तो मीर मेहदी मजनू को उन्होंने लेटर लिखा था गालिब ने, और उन्होंने कहा था फिर कि आज 5 साल के बाद वहां पे कबाब वाले उसकी सीढ़ियों पे नजर आए हैं, अंडे बेचने वाले, कबूतर बेचने वाले। तो मुझे उसकी एक पूरी की पूरी उसके अराउंड में एक सोशल लाइफ थी। जामा मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी, बल्कि उसके आसपास में पूरी की पूरी एक सोशल लाइफ थी। तो उसके आसपास में उन्होंने कहा कि अब 5 साल के बाद उनको दिखे लोग वहां पे, वो सोशल लाइफ वापस आती हुई दिखी, कि वो कबूतर बेचने वाले, कबाब बेचने वाले, पान बेचने वाले, वो सब लोग अब वहां पे वापस आने शुरू हो रहे थे। तो 1857 से 1862 तक जामा मस्जिद बंद। और उसके अलावा जो हम बहुत जी प्लीज जी, इसमें अताउल्ला जी, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा था कि 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो आपने पहले हम जिक्र कर रहे थे पीछे के उससे पहले लोग कह रहे थे कि प्रोस्पेरिटी थी, औरंगजेब तक भी प्रोस्पेरिटी जो है वो थी, शाहजहां तक भी थी। तो उसके बाद औरंगजेब 1707 में इंतकाल उनका हुआ, उसके बाद भी मेरे ख्याल से 90 साल पूरी शताब्दी बची हुई है। उस दौरान में अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको लाइट करना चाह रहा था कि थोड़ा अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें या फिर कल्चर की बात करें, किस तरीके से अगर होली है या बसंत आया है, जैसे फूल वालों की सैर जब गालिब कहते हैं, तो उसके पहले भी उसकी पिछली शताब्दी में जाहिर तौर पर और भी ज्यादा फलती फूलती वो चलते होंगे सारे कल्चर। तो उन रिवायतों के बारे में और उन ट्रेडिशंस के बारे में अगर आप बात कर सकें त्योहारों के हवाले से। हाँ ठीक है, ये वो सवाल जो है जो शहर आशोब, और आपने जो एक उसके बाद अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा उस पर कुछ बोल लूं। जी बिल्कुल, आप शहर आशोब पे शुरू कर दीजिए जो आपको। हाँ, शहर आशोब नहीं, मतलब हाँ मैं उस पे, जी मैं थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, मैं इसलिए नहीं, आप जब हम हाँ जी इसलिए कि सिर्फ जॉनरा की आपने बात की कि इस पीरियड में, तो सिर्फ शहर आशोब एक बहुत छोटा वो है कि किसी भी शहर के जो है खस्ता हाली पे जो है रोने और वाविला मचाने को शहर आशोब कहते हैं। ये एक है, जॉनरा का एक पार्ट है। जो असल चीज जो है, जो हमें 18वीं शताब्दी में जो देखने को मिलती है, फिर ये इसलिए कि ये एक पूरा का पूरा जो है, ये कह लीजिए डिक्लाइन और चेंज जो हम बदल रहा है, उसमें ये कि पर्शियन से जो रेख्ता में जो एक डेवलपमेंट जो बाद में उर्दू की शक्ल इख्तियार करता है, और उसमें फिर जो है जाफर जटली जो है बहुत ही मेरे हिसाब से जाफर जटली का बहुत, और उर्दू वाले नाराज ना हो मुझसे तो मैं एक बात कह दूं कि ये कहा जाता है कि उर्दू का डेवलपमेंट जो है आपको
जब वली का दीवान दिल्ली में आया तो उसके बाद से, मगर मेरा मानना है जो मैंने जितना जैसे जाफर जटली को जो है फांसी दे दी गई थी फर्रुख सियर के टाइम 1713 में, और पूरा तो कोई भी जबान जो है एक बैग जो है शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता, उसके बीच में जो है एक कड़ी होती है, मिक्सिंग होता है, रेख्ता जिसको कहते हैं। तो मेरा और जटली का जो है वो दिल्ली में मौजूद थे, तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वली के दीवान के पहुंचने से पहले उर्दू का डेवलपमेंट जो है ये एक तरह से दिल्ली में जटली के पीरियड में हमें देखने को मिलता है। ये एक छोटी सी बात थी। दूसरा जो ये जो टेंशन है जिसको जो ये लीड प्रोफेशन कहते हैं कि पोइट्री, पर्शियन में जो पोइट्री थी जो उस टाइम या जो भी तस्करा लिखा जाता था वो सब ये फारसी जबान में, तो उसको जो है एक शरीफाना जो है आपको पेशा कहा जाता था। और इस पीरियड में फिर से जो रेख्ता के जो वजह से जो है एक तरह से जो बदलाव, जो चेंज देखने को मिल रहा है, उसके लिए एक मैं बस इस शेर के बाद से आपके अगले सवाल पे आऊंगा कि हिदायत ने जो है एक शेर कहा कि हिदायत सीखी रेख्ता जब से हमने, रिवाज उठ गया हिंद से फारसी का। तो ये एक अपने आप में ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि जो उस जी कि हिदायत सीखी रेख्ता जब से हमने, रिवाज उठ गया हिंद से फारसी का। और इसी का गालिब ने भी कहा है कि जो है हमारी फारसी, असल आपको देखना है तो हमारी फारसी पोइट्री देखिए, जबकि गालिब उर्दू के सबसे ज्यादा जो माने जाते हैं, कहा कि उर्दू पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, मेरे जो असल मुझे देखना है तो फारसी की पोइट्री के उस 19वीं सेंचुरी में भी। तो जी 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 माफ कीजिए जी, कंटिन्यू रखिए अताउल्लाह साहब जी। तो ये तज़किरा के बारे में ये उस वक्त के जो है ये और आपका जो अब थोड़ा सा मुझे वो क्या पूछ रहे थे आप सवाल जो है वो सत्यम जी। मेरे ख्याल में पहले अतहर साहब का एक सवाल है, वो हम ले लेते हैं, उसके बाद ये हम अताउल्लाह त्योहारों की बात। सवाल अतहर साहब का है, शायद भगीरथ पैलेस वाला, ये आप पढ़ लें और इसका जवाब दे दें। ये भगीरथ आप पढ़ दीजिए आप जरा से मुझे। शायद भागीरथ पैलेस बेगम समरू ने नहीं बनाया था, बल्कि बेगम की हवेली की तबाही के बाद उसके एक हिस्से पर भागीरथ पैलेस का बाजार बना। बेगम समरू की हवेली का एक हिस्सा कम से कम इमारत की बाहर के असल शक्ल में मौजूद है, जिसमें अब बैंक है। अताउल्लाह साहब इस सिलसिले में बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। भगीरथ पैलेस के बारे में ये मेरा ख्याल है कि उज़मा जी ज्यादा अच्छे से सोशियोलॉजिकल स्टडी में इसको ज्यादा अच्छे से उसको बता पाएंगे, इसलिए कि 19वीं सेंचुरी का पीरियड जो है उस पीरियड में क्या चेंज आया बेगम समरू का, ये मुझसे ज्यादा बेहतर उज़मा जी बता पाएंगे। 1806 में बेगम समरू ने अपनी जो भी जागीर बनाई थी उसमें उनका बाग था, उसमें बिल्डिंग थी, उसको भागीरथ जो वहां के एक बड़े सेठ थे उन्होंने 1857 के बाद उसको खरीद लिया था। और बाद में हमको उसमें वो चेंजेस दिखे जो अब हम देखते हैं भागीरथ पैलेस के नाम से। सो भागीरथ पैलेस, जी बिल्कुल सही अतहर साहब ने कहा कि भागीरथ पैलेस वो तब हुआ जब भागीरथ सेठ ने उसको खरीद लिया था, बट ये हिस्सा था एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जागीर का जो कि बेगम समरू की जागीर थी। जी आप प्लीज आगे जो आप बेहतर समझे करें। सत्यम सर, आपने जो है वो कहा कि जो है जो दिल्ली के कल्चर पे जो है फेस्टिवल्स का, त्योहारों का क्या, जी देखिए ये जो हमारे पास जो दरगाह कुली खां का जो अकाउंट है, जो 3 साल 4 साल का जो अकाउंट है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन, हाँ उसमें जो डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो मतलब एक तरह से जो है, मैं अभी जो दिल्ली के जो कल्चर मतलब उसके जो आप कह लीजिए हेट्रोडॉक्स कल्चर, जो हेट्रोडॉक्स कल्चर के बारे में जो है एकदम हर तरह के लोगों का, अब जैसे अगर उर्स का जिक्र है, मैं शाहजहानाबाद की बात हो रही है तो शाहजहानाबाद के तुर्कमान बेमानी है, और भी बहुत सारे जो है जो उर्स के जो है जगह जगह वहां पे हर तरह के लोगों का जमावड़ा होता था। ये किसी खास ऐसा नहीं है कि अगर मैं निजामुद्दीन औलिया की बात करूं या किसी भी उर्स की बात करूं, वहां पे हर तरह के लोग जो है उसमें शामिल होते थे, हिंदू मुसलमान, मतलब आप
किसी को भी आप नाम लीजिए और वो उसमें शामिल होता था। और वो उसमें जो जिस तरीके से, तो ये एक जो दिल्ली का जो कल्चर है, शाहजहानाबाद का कल्चर है, ये सारे ऑड्स के बाद, ये जितना जो है आपको उथल पुथल मचने के बाद भी इस पहलू में मुझे लगता है कि जो है शाहजहानाबाद जो है बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहक है, उस पीरियड में भी, 18वीं सेंचुरी में भी, 19वीं सेंचुरी में भी। लेकिन इस पे मतलब आप नाम लीजिए, चाहे वो कालका का मन वो हो, मेला हो, फूलवारू की स्वर, और इनके इंटर कनेक्शन थे। और एक बड़ी अजीब चीज है जिसका जिक्र जो है बदाबते जो छड़ी ने फेस्टिवल हुआ करता था, जिसे नेजा मतलब आपको एक प्रोसेशन निकलता था। ये प्रोसेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोसेशंस में जो कलंदर्स होते थे, जो सूफी सेंट, कलंदर्स, जोगी, ये सब शामिल होते थे। और इसका रूट जो है वो बहुत ही, ये अपने आप में एक जो शाहजहानाबाद का जो एक कल्चर को जो दिखाता है, ये अपने आप में एक मिसाल है। जैसे कि ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से निकलता था, कालका मंदिर जाता था, वहां से फिर ये जोगमाया टेम्पल, फिर ख्वाजा बख्तियार काकी, फूल वालों की सैर होते हुए ये फिर आगे मेवात की तरह निकल जाता है। और वो बाद के डिस्क्रिप्शन है कि वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो अजमेर शरीफ हुआ करता था। तो ये जो छड़ी प्रोसेशन है, और इसके लिए बाद में गजेटियर में भी 19वीं सेंचुरी के इसका जिक्र है कि उसके लिए कुछ ग्रांट भी मिलता था। तो ये जो एक जो पहलू है जो शाहजहानाबाद का, ये इस पे बस ये है कि थोड़ा हमारे पास ये है कि ये दरगाह कुली खां के बाद से फिर एक बहुत लंबा गैप है। फिर थोड़ा हमें और नादिरात शाही हैं, और भी जो है आखिरी टाइम में उसके बारे में कुछ फेस्टिवल्स के बारे में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं हिंदू और मुसलमानों के, उससे ज्यादा इसको जो है उन्होंने हाईलाइट किया है। ये जो बाकी जो चीजें वो तो है ही है, उसके बारे में जिक्र है, पासिंग रेफरेंस में है कई जगह, मगर उसके अलावा जो है जो असल जो हमारे जो समाज का जो जिसको रूह कहते हैं, जहाँ सब लोग मिल के जो है उसको मनाते हैं, वो उसकी इसमें बहुत जिक्र जी। और मेरे ख्याल में आज भी शाहजहानाबाद को जो आप मुबारकबाद जो दे रहे हैं, मुझको लगता है कि आज भी वो उसका जो है पूरा हकदार है। कि आज भी मुझको लगता है पूरी जो वो सड़क की अगर हम बात करें चांदनी चौक की, जी एक इंटरेस्टिंग चीज हम इस पे ऐड करना चाहेंगे, जैसे आपने अभी जिक्र किया शाह तुर्फान बयाबानी का। सो जब शाहजहानाबाद बसाया जा रहा था, शाहजहां बसाने चले थे, 3 एक्चुअली लैंडमार्क चीजें हैं जो शाहजहानाबाद बसने से पहले उस शहर का हिस्सा थी। एक रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो, एक कला मस्जिद जो कि 12वीं-14वीं सदी के आसपास है, और एक 14वीं सदी के आसपास है, और एक शाह तुर्फान बयाबानी का मकबरा जो कि तुर्फान गेट के पास है, जिसके नाम पे तुर्फान गेट पड़ा, तुर्फानी बयाबानी साहब के जो वहां पे मकबरा था। अभी भी उसमें जो उनकी दरगाह है उसको लेके डिस्प्यूट है, एक अंदर में है एक बाहर में है कि असल दरगाह कौन सी है। तो ये कहा गया कि अगर आप अपनी शाहजहां को किसी उनके वजीर ने दरमियान में आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने शाह तुर्कमान का तस्करा करा, तो मैं दरमियान में आपसे बस ये पूछना चाह रहा था, ये जो शाह तुर्कमान जिसकी आप बात कर रही हैं, ये शाह तुर्कमान की असल दरगाह, आपने कहा कि 2 दरगाह, एक अंदर एक बाहर है, ये जो असल दरगाह जो अंदर है, जिसके लिए ज्यादातर कहा जाता है कि वो असल दरगाह है, वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के साहबजादे हैं, उनकी दरगाह है। तो ये क्या इस बारे में आप कुछ मुझे बता सकती हैं? हमने सुहेल हाशमी साहब से पूछा था, और उनका ये मानना है, सुहेल हाशमी साहब को हम काफी मानते हैं इन मामलों में। तो सुहेल, क्योंकि हम हिस्टोरियन नहीं है, हमारा हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, हमारा सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो सुहेल हाशमी साहब का मानना है कि जो अंदर में दरगाह है, जो मोहल्ला कब्रिस्तान, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो कब्रिस्तान था वो मोहल्ला बन गया है, तो वो मोहल्ला कब्रिस्तान है। सो मोहल्ला कब्रिस्तान में जो शाह तुर्फान बयाबानी की दरगाह है वो असल दरगाह है, ना कि वो जो एक्चुअली बाहर में तुर्कमान गेट के बराबर में दरगाह है। अब वो डिस्प्यूट है, हम नहीं कह सकते कि वो किसकी दरगाह है, बट बहरहाल ये कहा गया था कि अगर आप इस दरगाह को अपनी कैपिटल एक्सटेंड करके इस दरगाह को भी अपने जो दारुल हुकूमत है उसका हिस्सा कर ले, तो आपके यहाँ काफी बरकत रहेगी शहर पे। और खैर माशाअल्लाह बरकतें तो हम देख ही रहे हैं शाहजहानाबाद की। 16वीं सदी का शहर अभी भी है, 17वीं सदी से
शहर है और अभी भी माशाल्लाह कायम है। तो जी बस हम यही ऐड करना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल बरकत में पे मैं जी हाँ अच्छा, आपके अगला सवाल मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं जरा ये बरकत पे जी एक प्लीज थोड़ा अलग सा है कि ये बरकत की जब बात आई कि उसको अंदर ले लें, शाहजहानाबाद की जब बुनियाद रखी गई थी तो शाहजहानाबाद की बुनियाद रखने में उसमें कहते हैं कि जो उस वक्त के क्रिमिनल्स थे जिनको फांसी की सजा हो गई थी उन्हें काट के ट्रेंचेज में डाला गया था, उसकी बुनियाद। तो उसके बाद के मैं जब भी एक तालिब इल्म मेरे जहन में ही अक्सर पूछता, मैंने कहा आज मौका मिला है ये बात कर ही लूं कि जो है क्या वो खून जो बहाया गया उस, चाहे वो क्रिमिनल्स ही थे उस ट्रेंच में, क्या उसकी बरकत तो नहीं रही कि ये हालात जो है बार बार रुनुमा हुए, नादिर शाह का कत्लेआम भी हुआ। नहीं डिस्कस करते हैं तो ये एक लाइटर मोड में ये मैंने एक बात बुजुर्ग की बरकतें हैं या खून की बरकतें हैं हम नहीं कह सकते, वो तो अल्लाह बेहतर। बहरहाल सत्यम तिवारी जी आप जी जी मेरे ख्याल में अब हम इसको जो है इख्तिताम तक लेकर आ रहे हैं। अगर आपको सवाल तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं, रमेश चंद जी कह रहे थे कि जो भगीरथ पैलेस है वो माथुर जो है दिल्ली के, उनको वो बहुत मानते हैं उस जगह को और उनके बहुत करीब है उन लोगों के दिल के। तो अगर आप अंत में कुछ भी आप दोनों इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ दें एक एक करके प्लीज। अताउल्लाह साहब जी हम देखते हैं। मतलब हम अपने अब मुझसे आप कुछ चाह रहे हैं कि और मैं इस पे शाहजहां में समाजी जिंदगी पे बोलूं? जी हम इख्तिताम की ओर जा रहे हैं, तो आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहें जी कंक्लूड मैं करते एक हुए चीज हमारे सामने जी ठीक है जी ये अभी तक जो है इसलिए कि मौजू है हमारा बोलने को तो शाहजहानाबाद पे बहुत कुछ है, जी मगर मैं टॉपिक पे रहते हुए जो है आपने जो है औरतों के उस पे जो है क्या उस वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमें मालूम है कि जो शाही जो है घराने की जो है आपको जो शहजादियां थी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास के चांदनी चौक और वो, मगर उस वक्त के जो आम जिंदगी में जिसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है उस पीरियड में, एक तो विलियम हॉज एक उनका अकाउंट है, उसमें तो ये कहते हैं कि उस वक्त जो है जो उमरा थे उनका काफी कई सारी बीवियां रखते थे, ये आम बात थी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें वो दरगाह कुली खां से मिलता है, जिसमें जो है आपको, जिसमें हम उसको जो है उन्होंने मतलब जिसको कई लोगों ने उसको बाजारू औरत और कई तरह की जो है उससे जो है नाचने वाली, तो जो नाचती हैं उन्हें नाचने वाली ही कहते हैं, मगर ये इंडिपेंडेंट जो है आजाद औरतें थी, ऐसा कोई उनका ये नहीं था कि कोई जिसको डिग्रेड किया जाए, एक बहुत ही आजाद ख्याल, और उनका एक सोसाइटी में एक स्टेटस था। वो स्टेटस जैसे बहुत सारा नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, वक्त कम है, मैं उसमें उनकी खास क्या थी और वो किस तरीके से जो है समाजी जिंदगी में उनकी अहमियत थी, और किस तरीके से जो है लोग जो है उसको जैसे जिन लोगों का जिक्र जो है इसमें दरगाह कुली खान ने किया है कि उस वक्त के जो कई ऐसे थे कि जो उमरा जो है आपको वो लाइन लगाते थे उनके यहाँ जाने के लिए कि मेरी रसाई हो जाए, मैं वहां पहुंच जाऊं उनके जो उनकी महफिल लग जमती थी उस महफिल में। और खास के एक जिक्र तो ऐसा है कि वो जो है निकलती थी तो बड़ी शाहाना अंदाज में, जिस तरीके से कि कोई एक बहुत बड़ा नोबल जो है उनका प्रोसेशन निकलता है, उस तरीके से वो जो है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जो कह सकते हैं हम सारा पैराफर्नालिया के साथ जो है वो आपको निकलती थी। और उनके घरों पे जो है जितने उस वक्त के जो है हाई रैंक नोबल्स थे वो सारे जो है आपको, मैं जो बात कहना चाह रहा था मैं बस इतना कि ये जो औरतों का जो इंडिपेंडेंट औरतें हैं या जो भी ये जिसको बाद में अंग्रेजों के वक्त में इसका जो है आप एक तरह से कि जो गलत तरीके से मेरे हिसाब से उसको कि जो है तवायफ का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, वो कॉन्कुबाइन तक चली गई, पेशेवर हो गई। मगर ये जो वक्त है जिस 18वीं शताब्दी का, मैं बाद में वो वीडियो सुन रहा था स्वप्ना लेडिल का भी, तो उन्होंने भी एक कल्चर जिसमें आपको कॉफी हाउस और तरह तरह के वो सारी चीजें वहां थी। इसी तरीके से ये औरतें ये जो मेरे हिसाब से जो इंडिपेंडेंट औरतें जो थी, ये आदाब जो है ये आदाब के लिए बहुत मशहूर थी।
ये आदाब जो एटिकेट्स और मैनर्स जो होते हैं ना, जो जिंदगी के आदाब होते हैं, कि किस तरीके से, जैसे आज भी हमारे यहाँ बहुत ये है कि औरतों से कैसे बात की जाए और एक 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 महफिल में किस तरीके से बात की जाए। तो इस चीज के लिए जो है, ये कल्चर मैनर के लिए जो है, बदाबते जो है ये इनकी जो है अहमियत ज्यादा है। और कई जगह मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा जो है मुझे इसका कहीं कहीं रेफरेंस मिला है कि बहुत सारे लोग जो है पैसा देके और भेजते थे, जैसे नो कि आप जो है इन औरतों से जो है आदाब सीखें, औरतों से कैसे बात की जाती है, महफिलों में कैसे जाया जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है, ये जो है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही जो ये एडमायरेशन की चीज है कि किस तरीके से जो है उस वक्त लोग और इसको कई जगह जो है गलत अंदाज में पेश किया गया कि वो बाजारू औरतें थी और वो थी, जबकि इनका एक बहुत नुमाया जो है हिस्सा समाजी जिंदगी में जो है हमें देखने को। और ये तो हमने रुस्वा की उमराव जान में भी पढ़ा है कि किस तरीके से वो इतनी, मतलब जिसको कहते हैं आलिम फाजिल थी उमराव जान खुद, और उनके इर्द गिर्द जो महिलाएं थी वो सभी। जो एक सवाल आया किरदार, है इससे पहले, एक सेकंड हम बस उस पर ऐड करना चाहे तो आपने अहम किरदार की बात की, तो हमने जैसे कहा था कि फिजिकल लैंडस्केप जो है शहर का, जिस हिसाब से शहर का लेआउट था, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशंस थे उनको शहर के बीच में रखा जाता था, तो जो ये एरिया था चावड़ी बाजार का, चावड़ी बाजार से नई सड़क तो बाद में बनी थी अंग्रेजों के आने के बाद, पर वो हिस्सा जो था वो मोस्टली जहाँ पे ये रकासाएं वगैरह रहती थी, तो ये हिस्सा जो था ये शहर के आउटस्कर्ट्स में नहीं था, जो इनको बाद में जो है वो जीबी रोड की तरफ धकेल दिया गया, ये शहर के बीच में रहती थी। और मुहर्रम वगैरह या शब बारात पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था शहर में, जो भी प्रोसेशन निकलते थे क्योंकि वो शहर के बीच में से निकलते थे, तो इनका एक काफी अहम किरदार था शहर के साथ। और जैसे आपने कहा कि ये शहर की जो तहजीब है और जो जुबान है उसमें भी इनका एक बहुत ही अहम किरदार था। इट वुड बी बेटर कि आप उनको इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे देखें और ना सिर्फ रकासाओं के तौर पे देखें, वो भी एक प्रोफेशन है, वो भी एक तरह का उनका ऑक्यूपेशन था। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, ऑक्यूपेशन के नाम पे अलग अलग मोहल्ले थे, सुई बनाने वाले, चूड़ी बनाने वाले, चूड़ी वाला, सुई वाला, तो इस तरह से मोहल्लों के नाम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थे। तो ये औरतें जिस हिसाब से थी इनको भी इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन के तौर पे ही देखना चाहिए जो वो प्रोफेस करती थी। वो है, आप कुछ सवाल करें। एक सवाल आया लहर जैदी का कि इज इट ट्रू दैट फाउंडेशन ऑफ किला वाज लेड ऑन 9th मुहर्रम? अताउल्लाह साहब वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर दैट। जी, ये सही है। डेट तो मुझे एग्जैक्ट 1639 में है शायद, 9 मुहर्रम तो था, मुझे 9 ही रहा होगा 16। हाँ, इसलिए डेट्स मुझे याद नहीं है, 16 वो मुझे लगता है 9 मुहर्रम ही था। सही है। तो मेरे ख्याल से अब हम इसको जो है खत्म करें सेशन को। नहीं, अगर आप चाहेंगे तो अभी हम लोग और बात कर सकते हैं। बात तो सर हम कई सदी तक कर सकते हैं। निकलती रहती है जी। हम शुक्रिया कहना चाहेंगे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, तालिब साहब, सत्यम साहब, अताउल्लाह साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा। आप शुक्रिया अदा करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। और बहुत अच्छा सेशन था, 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल 1 घंटे में गुफ्तगू की और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और बाद सेशंस की ये सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि वो वक्त पे ख़त्म होते हैं। तो इस सेशन की भी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वक्त पे ख़त्म हुआ। सत्यम साहब ने बहुत अच्छी तरह इसको चलाया और अताउल्लाह साहब ने और आपने बहुत अच्छी मालूमाती और आलिमाना गुफ्तगू की। यकीनन दिलचस्प सेशन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जितने भी अगले प्रोग्राम्स होंगे, जब भी हम आपको ज़हमत देंगे आप ज़रूर शिरकत करेंगे। हमारा ये सेशन जो शाहजहानाबाद की समाजी ज़िंदगी पर था, इसके बाद अगला सेशन हमारा आसारुस सनादीद पर होगा और उसमें शाफे किदवाई साहब और निखिल कुमार साहब शिरकत करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि उस सेशन में भी शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।